बांग्लादेश का हाल ऐसा है जैसे कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। लोगों को लगा था कि शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र का नया सवेरा आएगा। लेकिन अभी जो चल रहा है वो भीड़ तंत्र, रेडिकलाइजेशन और फॉरेन पावर्स का गेम जैसा लग रहा है। इस पूरी स्टोरी को समझने का बेस्ट तरीका है कि हम इसे टाइमलाइन पर रख कर देखें, 1971 से लेकर आज तक। चलिए पूरी कहानी को बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली अरेंज करते हैं और एक एक लेयर को खोलते हैं। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है उसकी जड़ 1971 में है। 1971 में बांग्लादेश, जो कि तब का ईस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। इस लड़ाई के सबसे बड़े चेहरे थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बंगबंधु यानी फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता था। उन्होंने बंगाली आइडेंटिटी के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया, लेकिन सभी बांग्लादेशी लोग उनके साथ नहीं थे। जमात इस्लामी जैसे इस्लामिक ग्रुप्स का मानना था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है और उसको तोड़ना इस्लाम के खिलाफ है। जमाती इस्लामी जैसे ग्रुप पाकिस्तान आर्मी के साथ दिया और अपने ही बांग्लादेशी लोगों, स्पेशली हिंदूज़ और इंटेलेक्चुअल्स और बाकी माइनॉरिटीज़ का कत्ल किया। यही लोग रज़ाकार के नाम से बदनाम हुए। रज़ाकार मतलब गद्दार। यहाँ से एक गहरी आइडियोलॉजिकल लाइन खिंच गई। एक तरफ मुजीब का सेक्युलर बंगाली नेशनलिस्ट विज़न और दूसरी तरफ जमात का इस्लामिस्ट प्रो पाकिस्तानी विज़न। ये दोनों फैक्शंस आज भी बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को अंदर से पूरी तरह से अफेक्ट कर रहे हैं। आज़ादी के कुछ साल बाद ही 15 अगस्त 1975 को एक मिलिट्री कू में शेख मुजीबुर रहमान और उनकी बीवी, 3 बेटे शेख कमाल, शेख जमाल और छोटा बेटा शेख रसल और उनके क्लोज एड्स, बाकी फैमिली मेम्बर्स सबको मार दिया गया। 2 बेटी बच गई, शेख हसीना और उनकी बहन शेख रहमाना, जो उस समय पे वेस्ट जर्मनी में थी। शेख हसीना उस वक्त अपने पति डॉक्टर M.A. वजीद मियाँ के साथ ऑफिशियल विजिट पे वेस्ट जर्मनी गई हुई थी। इस घटना ने शेख हसीना को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन साथ ही हसीना को एक आयरन लेडी भी बना दिया, जो हर मुश्किल में एक लोहे की दीवार की तरह खड़ी रही। शेख हसीना 17 मई 1981 को ढाका वापस आई। उनके दिमाग में 2 चीज़ें गहराई से बैठ गई थी। पहला, मेरे पिता का सपना, एक इंडिपेंडेंट बांग्लादेश को बनाना। दूसरा, अपनी जान और अपनी कुर्सी को किसी भी कीमत पर गिरने न देना। आगे चलकर जब वो पीएम बनी तो ये ट्रॉमा, ये इनसिक्योरिटी उनके डिसीजन मेकिंग का सेंट्रल पार्ट बन गया। शेख मुजीब की हत्या के बाद मिलिट्री रूल आया। इसी दौरान एक और जनरल उभर के आए, ज़िया उर रहमान। उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि BNP बनाई। ये पार्टी आवामी लीग, मुजीब हसीना की जो पार्टी थी, उसकी सीधी राइवल बन गई। BNP का नैरेटिव कुछ ऐसा था, हम बांग्लादेशी नेशनलिज्म की बात करते हैं, जहां इस्लाम और बांग्लादेशी आइडेंटिटी दोनों मिलकर डिफाइन करते हैं कि हम कौन हैं। ये लाइन उनके लिए कन्वीनियंट भी थी, क्योंकि इससे इंडिया वाले बंगाली कल्चर कनेक्ट से थोड़ा सा डिस्टेंस बन जाता। जिया की मौत के बाद उनकी वाइफ बेगम खालिदा जिया पार्टी लीडर बनी। अब वो भी मर चुकी हैं रिसेंटली, और उनका बेटा तारिक रहमान, जो पहले लंदन से पार्टी चला रहा था, अब वो बांग्लादेश में आ चुका है और इलेक्शंस लड़ने की पूरी तैयारी में है। BNP के टाइम पे जमात इस्लाम को फिर से पॉलिटिकल स्पेस मिला। जमात उनके साथ अलायंस में आए और इस्लामिस्ट पॉलिसीज़ वापस मेन स्ट्रीम में घुस गई। यहाँ से आवामी लीग वर्सेस BNP एक फैमिली राइवलरी भी बनी और सेक्युलर वर्सेस इस्लामिस्ट भी। इंडिया फ्रेंडली वर्सेस पाकिस्तान फ्रेंडली जैसी लाइन भी मजबूत हो गई है, क्योंकि यहाँ पर शेख हसीना इंडिया फ्रेंडली बात करते हैं और BNP पाकिस्तान फ्रेंडली बात करते हैं। अब यहीं पर जमात इस्लामी का बैकग्राउंड क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि आज के केओस में ये सेंटर स्टेज पर हैं। 1971 के वॉर में जमात ने पाकिस्तान का साथ दिया, वॉर क्राइम्स किए, हिंदूज़ और इंटेलेक्चुअल्स को मरवाया, इसलिए उनका नाम रज़ाकार के रूप में रजिस्टर हो गया। उनकी आइडियोलॉजी सिंपल नहीं है, डेंजरस है। डेमोक्रेसी से ज़्यादा इनके लिए शरिया लॉ इम्पोर्टेंट है। वो चाहते हैं कि बांग्लादेश एक इस्लामिक स्टेट बने, जहाँ वेस्टर्न स्टाइल लिबर्टी, फ्री स्पीच, वुमेन राइट्स सब रेगुलेट हों। इनका ग्रास रूट नेटवर्क मदरसों, मॉस्क, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए चलता है। कैडर्स बहुत डिसिप्लिन्ड हैं और वायलेंट होने के लिए रेडी रहते हैं। शेख हसीना ने जब पावर संभाली तो इन्हीं लोगों को वार क्राइम्स के केस खोलकर उनके टॉप लीडर्स को फांसी दी। जमात फॉर्मल रूप से बैंड हुई, पर उनकी आइडियोलॉजी ज़मीन के नीचे जलती रही। अब जब हसीना जा चुकी है तो ये लोग फिर शेख हसीना के पावर फेस पर। शेख हसीना का एरा। शेख हसीना कोई नॉर्मल नेता नहीं थी, वो एक आयरन लेडी थी, जो एक ट्रॉमा, रिवेंज और मिशन का मिक्सचर थी। उन्होंने बांग्लादेश को इकोनॉमिक लेवल पर बहुत ऊपर उठाया।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल तक पुश किया। पद्मा ब्रिज जैसे मेगा प्रोजेक्ट जिसमें वर्ल्ड बैंक को बाईपास करके अपने खुद के पैसे से बनवाया। जीडीपी ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, सब में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आगे निकाला। सिक्योरिटी फ्रंट पर बात करें तो उन्होंने जमात इस्लामी और जिहादिस्ट आउटफिट्स की कमर तोड़ने की पूरी कोशिश की। 2016 का होली आर्टिसन बेकरी अटैक जैसा इंसिडेंट होने के बाद उन्होंने जिहादिस्ट नेटवर्क को ब्रूटली क्रश किया। इंडिया के लिए सबसे बड़ी बात, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट कैंप्स बंद करवाए, उल्फा टाइप लीडर्स को पकड़ के इंडिया को हैंड ओवर किया। इसलिए इंडिया बांग्लादेश रिलेशन हसीना के टाइम पर गोल्डन एरा में थे। ट्रांजिट, ट्रेड, पावर प्रोजेक्ट्स, सिक्योरिटी कॉपरेशन सब बूम पर थे। लेकिन यहाँ से उनकी डिक्लाइन की कहानी भी शुरू होती है। 15 साल तक लगातार पावर में रहने से उनके इर्द गिर्द एक अथॉरिटेरियन सर्कल बन गया था। 2014, 2018 और 2024 के इलेक्शंस पर धांधली, ऑपोजिशन क्रैकडाउन, मीडिया गैगिंग के आरोप लगे। यूथ को लगने लगा देश तो चल रहा है लेकिन आवाज़ उठाना मुश्किल होता जा रहा है। ये प्रेशर कुकर में स्टीम जमा होती गई। अब बात करते हैं कुछ चिंगारी की जिससे ये आग लगी। इंडिया की तरह बांग्लादेश में भी सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ एक कोटा सिस्टम है। 30% गवर्नमेंट जॉब्स फ्रीडम फाइटर्स, मुक्ति योद्धा के परिवारों के लिए रिजर्व है। वही मुक्ति योद्धा जिन्होंने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 में भाग लिया था और देश को आज़ादी दिलाई। नई जनरेशन का एक सिंपल सवाल था, आज़ादी हमारे जन्मों से पहले मिली, अब उनके पोते परपोते तक को रिजर्वेशन क्यों मिलेगा? हम जिनके पेरेंट्स ने इतना स्ट्रगल नहीं देखा, हम क्या सिर्फ इसलिए पीछे रहे कि हम आवामी लीग से लिंक्ड नहीं हैं? यूथ अनएम्प्लॉयमेंट वैसे ही हाई है। स्टूडेंट्स को लगने लगा ये कोटा एक तरीका का आवामी लीग का पैट्रोनेज सिस्टम बन गया है। और फिर हुआ कोटा प्रोटेस्ट। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स सड़क पर आ गए। ढाका यूनिवर्सिटी, जहांगीर नगर, चिटागोंग, सब जगह। शुरू में डिमांड सिंपल थी, जॉब मेरिट से दो, कोटा रिवाइज करो। यहीं शेख हसीना ने सबसे बड़ी पॉलिटिकल ब्लंडर कर दी। गुस्से में इन्होंने कोटा के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स को रज़ाकार कह दिया। वही लफ्ज़ जो 1971 के पाकिस्तानी गद्दारों, जमात के किलर्स के लिए यूज़ किया जाता था। यह एक शब्द स्टूडेंट्स के दिल पर तीर की तरह लग गया। उनका नारा बदल गया, मैं कौन तू कौन, रज़ाकार रज़ाकार। और दूसरा, हम रज़ाकार नहीं तुम तानाशाह हो। कोटा से बात सीधी डिग्निटी, आइडेंटिटी और हसीना हटाओ मूवमेंट पर आ गई। यहीं से बांग्लादेश की सड़कों पर असली ज्वालामुखी फूटना शुरू हुई। अब सवाल ये है, सिर्फ स्टूडेंट्स के गुस्से से क्या 15 साल से जमी हुई सरकार इस तरीक़ा से गिर सकती है? यहीं से एंट्री होती है फॉरेन पावर्स की, स्पेशली अमेरिका, और साइड रोल्स में पाकिस्तान और चाइना। शेख हसीना ने जाने से थोड़ा पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल दिया था। उन्होंने कहा था, एक सफ़ेद चमड़ी वाला देश मुझे पावर से हटाना चाहता है क्योंकि मैंने सेंट मार्टिन आइलैंड उनको देने से मना कर दिया। सेंट मार्टिन आइलैंड एक छोटा सा टापू है बे ऑफ बंगाल में, म्यांमार के बिल्कुल पास, लेकिन स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ से चाइना के म्यांमार वाले पोर्ट्स, पाइपलाइन, पूरा बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन रीजन मॉनिटर किया जा सकता है। इसी बेस से अमेरिका चाइना को साउथ एशिया में घेर सकता है। इंडिया, म्यांमार, मलक्का स्टेट सब पर नज़र रखने के लिए यह एक परफेक्ट पॉइंट है। अमेरिका चाह रहा है कि यहाँ एक मिलिट्री लॉजिस्टिक्स बेस बने। हसीना ने क्लियर मना कर दिया। उनका टिल्ट चाइना, रशिया की तरफ था और वो अपने देश की ज़मीन पर किसी फॉरेन बेस के खिलाफ थी। ये बात वाशिंगटन को हजम नहीं हुई और अमेरिका का स्टाइल है आजकल डायरेक्ट वर्क नहीं करना, रेजिम चेंज ज़्यादा करना। पैटर्न कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। पिछले कुछ सालों से यूएस बांग्लादेश के आर्मी जनरल्स, पुलिस चीफ्स को प्राइवेटली सिग्नल दे रहे हैं, अगर तुम ह्यूमन राइट्स वायलेट करोगे, प्रोटेस्टर्स पर इनडिस्क्रिमिनेट फायर, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करोगे तो हम तुम पर सैंक्शंस लगाएंगे और तुम्हारे परिवार पर सैंक्शंस लगा देंगे। बात यह है कि इन लोगों के बच्चे यूएस, यूरोप में पढ़ते हैं, एसेट्स वहाँ होते हैं, तो ये धमकी रियल थी। यही हाल है पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स का, उनके भी एसेट्स वहाँ हैं और उनके भी बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं। फॉरेन फंडेड एनजीओज़, कुछ मीडिया, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के जरिए बांग्लादेश में डेमोक्रेसी खतरे में है, हसीना डिक्टेटर है, ऐसा नैरेटिव भी चलाया गया और फंडिंग देके नैरेटिव को और मजबूत किया गया। कोटा प्रोटेस्ट जब वायलेंट हुआ, लाश गिरने लगी, तो वेस्ट का प्रेशर और नैरेटिव दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गया। पाकिस्तान की आईएसआई ने यहाँ मौका पकड़ा, उनके जमात इस्लामी के साथ पुराने रिलेशंस हैं।
प्रोटेस्ट में उन्होंने अपने एक्सपर्ट कैडर्स घुसा दिए। मकसद था प्रोटेस्ट को और वायलेंट बनाना, ताकि हसीना और कॉर्नर हो जाए। जितनी ज़्यादा लाश उतना ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर। चाइना इस पिक्चर में हसीना का फ्रेंड था, पैसे दे रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रेजिम चेंज की हवा तेज़ हो चुकी है तो उन्होंने डिस्टेंस बना लिया। चाइना सीधी हारते कैंप में खड़ा होना पसंद नहीं करता, लेकिन उनके दिमाग में एक बात सेट हो गई कि सेंट मार्टिन पर अगर यूएस बेस बना तो वो इसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानेंगे। अब चलते हैं उस एक्सप्लोसिव दिन पर, 5 अगस्त 2024, जिस दिन ये सारी घटना हुई। सुबह से ही ढाका में माहौल गर्म था। कोटा प्रोटेस्ट, स्ट्रीट क्लैशेस, कैजुअलिटीज सब कुछ पहले से ही चालू था, लेकिन उस दिन भीड़ का साइज और गुस्सा रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था। लाखों लोग गन भवन, जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को कहा जाता है बांग्लादेश के, प्राइम मिनिस्टर हाउस गन भवन की तरफ मार्च कर रहे थे। पुलिस के आउटर बैरिकेड्स टूटने लगे। इंटेलिजेंस ने पीएम को वार्न किया, सिक्योरिटी रिंग ब्रेक हो रहा है। शेख हसीना पहले कॉन्फिडेंट थी। उन्होंने आर्मी जनरल चीफ वकर उस जमान को बोला, सिचुएशन को कंट्रोल करो और ज़रूरत पड़े तो फायरिंग करो, क्राउड को रोको, मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगी, मैं जनता को एड्रेस करूंगी। लेकिन यहाँ से गेम पलटा। आर्मी चीफ ने एसेंशियली ये मैसेज दिया, मैडम वक्त ख़त्म हो रहा है, भीड़ गेट तोड़ने वाली है, मेरे सोल्जर्स पब्लिक पर गोली नहीं चलाएंगे, अगर आप अभी नहीं निकली तो लोग आपको खींच कर बाहर निकाल सकते हैं, मैं आपको सिर्फ कुछ मिनट दे सकता हूं देश छोड़ने के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें तकरीबन 30 से 45 मिनट का विंडो मिला। उनके पास सामान बांधने तक का भी टाइम नहीं था। वो अपनी बहन शेख रेहाना के साथ सीधा हेलीकॉप्टर में बैठी, गन भवन से उड़ी, त्रिपुरा के अगरतला में इंडियन साइड पर लैंड की। फिर वहाँ से उन्होंने हिंडन एयरबेस, जो दिल्ली के पास है, के हाई सिक्योरिटी एरिया में शिफ्ट कर दिया गया। जो औरत 15 साल से देश चलाती रही, उसे लिटरली चप्पल पहनकर भागना पड़ा, चप्पल पहनकर। ये सीन बांग्लादेश के लिए भी, साउथ एशिया के लिए भी एक सिंबॉलिक मोमेंट बन गया। हसीना के बांग्लादेश से भागने के बाद तुरंत बाद जो विजुअल्स दुनिया ने देखे वो बहुत डिस्टर्बिंग थे। लोग गन भवन के अंदर घुस गए, कोई उनकी साड़ी पहनकर डांस कर रहा है, कोई उनकी किचन से चिकन बिरयानी और खाना उठाकर खा रहा है, कोई उनके प्राइवेट कपड़े अंडर गारमेंट्स तक को कैमरा के सामने लहराता हुआ दिख रहा है। फर्नीचर, टीवी, मछलियाँ जो मिला सब लूट लिया गया। इसके पैरेलल एक और सिंबॉलिक चीज़ हुई, शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियाँ तोड़ दी गई। उन पर कीचड़ फेंकना, उन पर पेशाब करना, उनके चेहरे को डैमेज करना, ये सब ओपन कैमरा पर हुआ। सवाल बनता है, जिस आदमी को फादर ऑफ नेशन कहा गया, जिसने पाकिस्तान से आज़ादी दिलाई, उसके पुतले क्यों तोड़े गए? इसके 2 रीज़न हैं। पहला, हसीना को ओवरडोज ऑफ मुजीब। 15 साल में मुजीब को इतना फ्रंट पर रख दिया गया कि उनका चेहरा हर जगह मैंडेटरी हो गया। हर नोट पे, हर स्कूल में, हर स्कीम में, हर टीवी सेगमेंट पे उन पर क्वेश्चन करना मानो जैसे गुनाह हो गया हो। नई जनरेशन के मुताबिक मुजीब को एक हिस्टोरिकल लीडर से ज़्यादा हसीना का पॉलिटिकल ब्रांड एम्बेसडर समझना शुरू कर दिया गया। उनका गुस्सा हसीना पर था, लेकिन सिंबल मुजीब का था, तो वो गुस्सा उस सिंबल पर टूट पड़ा। मैसेज ये था, तुम्हारे बाप का नाम हमारे ऊपर मत थोपो। दूसरा रीजन था जमात और प्रो पाकिस्तानी लोगों का पुराना बदला। 1971 में जो लोग पाकिस्तान के साथ चले, जिन्होंने वार क्राइम्स किए, उनके लिए मुजीब उनका सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसने पाकिस्तान को तोड़ा। 5 अगस्त को उन्हें मौका मिला, भीड़ के सामने, कैमरा के सामने। उन्होंने 50 साल पुराना बदला सिंबॉलिकली लेकर अपनी हारी हुई लड़ाई का गुस्सा निकाला। ओवरऑल ये जो उस दिन के विजुअल थे, लूट, मूर्ति तोड़ना, पीएम हाउस का वेंडलाइजेशन करना, ये दिखाते हैं कि रिवोल्ट सिर्फ डेमोक्रेटिक चेंज नहीं था, लेकिन बहुत हद तक रिवेंज और केओस ड्रिवन था। हसीना के जाने के बाद अब सीन ऐसा है कि शेख हसीना, जो एक लोहे की दीवार की तरह पूरी सिस्टम को होल्ड करके बैठी थी, वो एक दिन में गायब हो गई। उनके जाने से एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया, पावर का स्पेस खाली हो गया। इस खाली कुर्सी पर बैठने के लिए 3 मेन ग्रुप्स लड़ रहे हैं। पहला है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो खुद को नेचुरल रूलर मानते हैं, बोलते हैं हसीना गई, अब हमारी बारी है। दूसरा है जमात इस्लामी और बाकी रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस, जो बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। और तीसरे हैं नया स्टूडेंट मूवमेंट, एंटी डिस्क्रिमिनेशन वाले जेंजी पॉपुलेशन, जो कह रहे हैं ना हसीना चाहिए, ना बीएनपी चाहिए, ना जमात चाहिए,
हमको नया बांग्लादेश चाहिए। अब इन तीनों का बैकग्राउंड और इरादे क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि आज का हर इंसिडेंट इन्हीं के पावर स्ट्रगल से बीएनपी की जुड़ता है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जियाउर रहमान के टाइम से बनी हुई है। खालिद जिया इसका चेहरा रही। अब उनकी मृत्यु के बाद तारिक रहमान उनके बेटे लंदन से बांग्लादेश आ चुके हैं और इलेक्शंस की तैयारी शुरू हो चुकी है। इनका पॉलिटिकल डीएनए है कंजर्वेटिविज्म प्लस इस्लामिक टिल्ट। जमात जितना ओपन जिहादिस्ट तो ये नहीं है, पर उनके साथ अलायंस हिस्ट्री रही है इनकी। ये प्रो पाकिस्तानी माने जाते हैं, इंडिया पर शक करते हैं, उनका रेटोरिक इंडिया क्रिटिकल रहा है। इनका ग्रास रूट नेटवर्क देहाती लेवल तक फैला हुआ है। हसीना के 15 साल के रूल में बीएनपी के कैडर्स पर केसेस, अरेस्ट, टॉर्चर, पॉलिटिकल मार्जिनेशन हुआ। अब हसीना के गिरते ही इनमें बदले का जज्बा बहुत स्ट्रांग है। ये आवामी लीग वर्कर्स उनके बिजनेस नेटवर्क्स, लोकल लीडर्स को टारगेट कर रहे हैं, जो हसीना के पार्टी वर्कर्स हैं, कभी फिजिकल वायलेंस से, कभी इकोनॉमिक कैप्चर से और कभी एक्सटॉर्शन से। बीएनपी को लगता है कि नेचुरल डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन में पावर उनको मिलनी चाहिए, लेकिन अब स्टूडेंट्स और जमात के स्ट्रीट पावर ने उनके रास्ते में एक नया कंपटीशन खड़ा कर दिया है। अब बात करते हैं जमात इस्लामी और बाकी रेडिकल आउटफिट्स की, जिनको साइलेंट वुल्फ्स भी कहा जाता है। जमात की थोड़ी हिस्ट्री हम 1971 वॉर में डिस्कस कर चुके हैं, बट आज की कंटेक्स्ट में इनका रोल और स्ट्रांग हो गया है। ये ऑफिशियली पॉलिटिक्स में रिस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं, लेकिन इनके आइडियोलॉजिकल नेटवर्क्स, मदरसाज, मॉस्क, स्टूडेंट विंग्स जैसे कि इस्लामी छात्र शिविर के जरिए यूनिवर्सिटी तक फैले हुए हैं। सेक्युलर लोग, हिंदूज, ब्लॉगर्स, थीस्ट, फेमिनिस्ट वॉइसेस सब इनके टारगेट्स पे हैं। दीपू दास जैसी लिंचिंग के केसेस या ब्लॉगर्स का गला काटने जैसी घटनाएं अक्सर इनके सर्कल या उनके जैसी आइडियोलॉजी से इंस्पायर ग्रुप्स करते हैं। और भी ग्रुप्स हैं इनके, जैसे हिफाजत इस्लाम, मदरसा के स्टूडेंट्स और मौलवीज़ का जायंट नेटवर्क। ये कॉन्स्टिट्यूशन से सेकुलरिज्म हटाने, वुमेन राइट्स को रोल बैक करने, स्टैच्यूज़ तोड़ने जैसे एजेंडाज रखते हैं। सड़क पर लाखों लोग लाने की कैपेसिटी भी ये रखते हैं। दूसरा है अंसारुल्लाह बंगाला टीम, अंसार अल आलम की टीम। अलकायदा लिंक्ड लोकल आउटफिट है ये। ब्लॉगर्स, प्रोफेसर, सेक्युलर एक्टिविटीज़ को टारगेटेड किलिंग करना इनका स्टाइल है। और तीसरा है जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, आईएसआईएस से इंस्पायर्ड वायलेंट ग्रुप है। इसने 2016 में ढाका होली आर्टिसन बेकरी अटैक जैसा हमला किया था। हसीना ने इनकी कमर तोड़ी थी, पर अब नए पॉलिटिकल फ्लक्स में उनके बचे कुचे नेटवर्क फिर से सांस ले रहे हैं। इन सब का कॉमन फैक्टर है इंडिया के खिलाफ हॉस्टिलिटी, हिंदूज़ के खिलाफ हेट और शरिया ड्राइवन स्टेट का सपना। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर की, जो हैं स्टूडेंट्स। कोटा प्रोटेस्ट से निकला हुआ ये मूवमेंट शुरू में प्योर एंटी डिस्क्रिमिनेशन एजेंडा के साथ आया था। नौकरी कोटा से नहीं, मेरिट से मिलनी चाहिए, पुलिस ब्रूटलिटी, करप्शन, नेपोटिज्म बंद हो। आवामी लीग वर्सेस बीएनपी वर्सेस जमात इस किसी को नहीं चाहते, इनको नया सिस्टम चाहिए। इनके कुछ चेहरे जैसे नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद आज इंटरिम सरकार में मिनिस्टर और एडवाइज़र बन चुके हैं। ये 25-26 साल के लड़के अब सरकार को एडवाइस कर रहे हैं। पब्लिक सिंपैथी इनिशियली इनके साथ थी, क्योंकि ये स्टूडेंट्स गोली खा रहे थे, मार खा रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इनमें जोश बहुत है, गवर्नेंस का होश कम है। पावर मिलते ही इनके अंदर भी ईगो क्लैश और फैक्शनलिज्म शुरू हो गया है। एक फैक्शन कहता है यूनुस के साथ मिलकर स्टूडेंट सिस्टम सुधारेंगे, दूसरा कहता है यूनुस भी कंप्रोमाइज़ हैं, रिवॉल्यूशन हमारा अधूरा है। यूनिवर्सिटीज़, हॉस्टल, यूनियन इलेक्शंस, कैंपस कंट्रोल, कैंटीन कॉन्ट्रैक्ट, चंदा वसूली, इन सब पे अब स्टूडेंट्स फैक्शंस के बीच लाठी डंडे गोलीबारी तक हो रही है। इसी बंटवारे में उस्मान हैदी जैसे एक्टिविस्ट फंस गए। अब हसीना के जाने के बाद जो फेस सामने आया, बात करते हैं उसकी। मोहम्मद यूनुस, उनकी कहानियाँ अभी यहाँ फिट होती है। दुनिया उन्हें गरीबों का बैंकर के नाम से जानती है। ग्रामीण बैंक, माइक्रो फाइनेंस, गरीब औरतों को छोटे लोन्स देना। 2006 का नोबेल पीस प्राइज़ इन्हीं को मिला था। वेस्टर्न एड्स जैसे हिलेरी क्लिंटन, बराक ओबामा, वर्ल्ड बैंक वाले सब इनको एक हीरो मानते हैं। लेकिन बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में उनका रोल बहुत सालों से क्वाइटली कुक हो रहा था। 2007 के मिलिट्री रूल के दौरान भी एक प्लान बना था, हसीना और खालिदा जिया दोनों को बाईपास करके यूनुस को फ्रंट पर लाया जाए। तब वो प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ था। शेख हसीना उनसे नफरत करती थी। उनका कहना था यूनुस ने माइक्रो फाइनेंस के नाम पर गरीबों से हाई इंटरेस्ट वसूल कर उनका खून चूसा है। वो उनको वेस्ट का आदमी मानती थी।
अब जब 5 अगस्त के बाद पॉलिटिकल वैक्यूम बना तो अमेरिका ने एक कॉम्प्रोमाइज़ फेज़ ढूंढा जो कि मिलिट्री के लिए एक्सेप्टेबल हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी को अच्छा लगे और जिसका वेस्ट के साथ डायरेक्ट पर्सनल कनेक्शन हो। और यूनुस यहाँ पर परफेक्ट कैंडिडेट थे। गवर्नेंस का एक्सपीरियंस उनको जीरो, लेकिन नोबेल लॉरेट का टैग स्ट्रॉन्ग। उन्हें हसीना के जाने के बाद पेरिस से उड़ाया गया, ढाका लैंड कराया गया और एक इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बना दिया गया। प्रोसेस इतना स्मूथ था कि लगता था कि स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी हुई थी, बस डेट का वेट कर रहे थे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यहाँ थोड़ी सी अलग है। डॉक्टर यूनिस एक अच्छे इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, लेकिन अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं। उनका डायरेक्ट कंट्रोल बहुत लिमिटेड है। वो सिर्फ एक चेहरा है जिसके पीछे असली पावर्स स्टूडेंट्स, बीएनपी कैडर्स, जमात लिंक्ड रेडिकल्स और मिलिट्री के कम्प्लेक्स मिक्सचर का रूप है। उन्हें बचने के लिए हर तरफ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, इसलिए उनकी सरकार वीक और रिएक्टिव दिखाई देती है। अब हम करंट सिचुएशन पर आते हैं। बांग्लादेश में आज पुलिस की अथॉरिटी बहुत कम हो चुकी है। कई जगह पर पुलिस भीड़ से डरती है, क्राउड किसी को भी उठाकर मार देता है, जला देता है और पुलिस साइड में खड़ी होकर देख रही होती है। कोर्ट्स का प्रोसेस वीक, लोग जो मॉब जस्टिस को असली जस्टिस मान रहे हैं। ये मॉबोक्रेसी, भीड़ तंत्र किसी भी देश के फेल्ड स्टेट बनने की आखिरी सीढ़ी होती है। इसके पैरेलल में चाटोग्राम हिल ट्रैक्ट्स में, जो कि ट्राइबल पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर इंसर्जेंसी फिर से अपना सर उठा रही है। लोकल ट्राइबल लोग अलग आइडेंटिटी, अधिक राइट्स, ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे हैं। आर्मी उनको कभी खुले कभी चुप तौर पर सप्रेस कर रही है। यहीं बॉर्डर रीजन्स में लो इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट, सिटीज़ में मॉब वायलेंस दोनों साथ चल रहे हैं। यूनिट सरकार इस सब को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। आर्मी भी ऑफिशियली पीछे है, लेकिन सब देख रही है। अगर सिचुएशन और बिगड़ी तो आर्मी फिर से टेक ओवर का ऑप्शन देखकर चल रही है कि हम टेक ओवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदूज़ और माइनॉरिटीज़ के सिस्टमेटिक टारगेट की। इस पूरे केओस का सबसे वल्नरेबल टारगेट है लोकल हिंदूज़। बांग्लादेश में पिछले कुछ सालों में एक नैरेटिव ब्रेक था। हिंदू मतलब आवामी लीग का सपोर्टर और इंडिया का एजेंट। जब भी इंडिया से फ्रस्ट्रेशन निकालनी हो, शेख हसीना से बदला लेने हो या अपने एरिया की ज़मीन, दुकान, बिजनेस कब्जे में लाना हो, तो लोकल हिंदूज़ पर हमला ईजिएस्ट ऑप्शन बन जाता था। पैटर्न: उनका घर जलाना, मंदिर तोड़ना, मूर्तियाँ तोड़ना, उन्हें फोर्स्ड माइग्रेशन या डिस्ट्रेस सेल के लिए मजबूर कर देना। दिसंबर 2025 से मिड जनवरी 2026 तक राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप न्यू दिल्ली बेस्ड RRAG की रिपोर्ट के मुताबिक 1 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक एटलीस्ट 15 हिंदूज़ के मर्डर हुए और हर 3 दिन में एक। यह रिपोर्ट स्पेसिफिक नेम लिस्ट करती है, जैसे कि परितोष कुमार और उत्पल सरकार, जोगेश चंद्र रॉय, शुभम रॉय, शांतो चंद्र दास, दीपू चंद्र दास, अमृत मंडल, विजेंद्र विश्वास, कोंकण चंद्र दास जैसे नाम। कुछ इंडियन मीडिया जैसे इंडिया टुडे ने दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक 11 किलिंग्स इन 35 डेज रिपोर्ट किए, लेकिन RRG का फिगर 15 तक जाता है, वो भी 45 दिन में। बात करें ओवरऑल टोटल अगस्त 2024 से अब तक, तो कोई ऑफिशियल या न्यूट्रल सिंगल फिगर नहीं है। एडवोकेसी ग्रुप्स या कुछ ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने जून 2025 से जनवरी 2026 तक माइनॉरिटीज़ इंक्लूडिंग हिंदूज़ की 116 किलिंग्स क्लेम किए हैं, जो 7 मंथ्स में है। लेकिन यह माइनॉरिटीज़ के सभी हिंदूज़, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन सबको इंक्लूड करता है। बांग्लादेश की जो इंटरिम सरकार है यूनुस की, उन्होंने जनवरी 2026 में कहा कि 2025 में माइनॉरिटी से रिलेटेड 645 इंसिडेंट हुए, लेकिन सिर्फ 71 कम्युनल थे, बाकी क्रिमिनल या नॉन कम्युनल। उनका कहना है कि ज़्यादातर केसेस लॉ एंड ऑर्डर इशू हैं, ना कि सिस्टमेटिक कम्युनल टारगेटिंग। ये एक तरीका का स्लो मोशन एथनिक क्लिनजिंग जैसा लगने लगा है। ये रैंडम राइट नहीं होते, बल्कि सोची समझी स्ट्रेटजी जैसा दिखाई देता है। डराओ, लूट लो, जगह खाली करवा लो। और सबसे खतरनाक चीज़ है मोहम्मद यूनुस की सरकार का साइलेंस। इंटरनेशनल मीडिया में बोला जाता है सब ठीक है, हम इंक्लूसिव हैं, ग्राउंड पर माइनॉरिटीज़ स्पेशली हिंदूज़ की सिक्योरिटी नियर जीरो है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी लार्जली चुप हैं। अगर यही लिंचिंग किसी वेस्टर्न कंट्री में होती तो शायद सैंक्शंस, UN रेजोल्यूशंस तक आ जाते। यहाँ बहुत कम आवाज़ उठ रही है। बांग्लादेश एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। एक साइड सेकुलर डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी का दावा, दूसरी साइड रेडिकल इस्लामिस्ट मिनी पाकिस्तान बनने का झुकाव। फिलहाल ग्राउंड रियलिटी रेडिकलेशन की तरफ टिल्ट दिखाई दे रही है।
इस पूरे माहौल को समझने के लिए दो केसेस बहुत सिंबॉलिक हैं। एक हिंदू लड़का दीपू दास, जिसे पहले पीट पीट कर मारा गया, फिर भीड़ ने जिंदा जला दिया, और दूसरा स्टूडेंट एक्टिविस्ट उस्मान जैदी, जिसे प्रोफेशनल तरीके से गोली मारकर हटा दिया गया। ये दोनों सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं हैं। दीपू दास आज के बांग्लादेश का रिलीजियस हेट का चेहरा है, और उस्मान हैदी अंदर के सिविल वॉर या गैंग वार का चेहरा है। इन दोनों इंसिडेंट से ये क्लियर मैसेज मिलता है कि रूल ऑफ लॉ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। भीड़ जज बन चुकी है या बंदूक जज बन चुकी है। चलिए इनकी ऑटोनॉमी देखते हैं। बात करते हैं दीपू दास। डिजिटल लिंचिंग से लेकर जिंदा जलाने तक का पूरा पैटर्न। हिंदूज़ के खिलाफ जो वायलेंस हो रहा है उसका एक टेम्पलेट बन चुका है। दीपू दास के साथ जो हुआ वो उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। सबसे पहले एक ब्लास्फेमी ट्रैप क्रिएट होता है। कोई फेसबुक पोस्ट, कमेंट, एडिटेड स्क्रीनशॉट वायरल किया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि फलाना हिंदू ने इस्लाम या प्रॉफिट के खिलाफ कुछ लिखा। अक्सर ये पोस्ट फेक हो सकती है, आईडी हैक हो सकती है, या पुरानी पोस्ट को मैनिपुलेट किया जाता है। मकसद एक ही है, भीड़ को भड़काना। फिर मस्जिदों से अनाउंसमेंट, व्हाट्सएप फॉरवर्ड ग्रुप्स के जरिए मैसेज को फैला दिया जाता है। हमारे धर्म का अपमान हुआ, सब लोग जमा हो जाओ। कुछ ही घंटों में दीपू जैसे हिंदू के घर, दुकान या बस्ती के बाहर हज़ारों लोग जमा हो जाते हैं। नारेबाजी, धमकियाँ और एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है एकदम। पुलिस आती भी है तो ये तो भीड़ से डरकर साइड हो जाती है, या विक्टिम को प्रोटेक्ट करने के नाम पर उनको ही मॉब के हवाले कर देती है। दीपू के केस में क्या हुआ, उसको घर से खींचकर बाहर लाया गया, सड़क पर ब्रूटली पीटा गया। अब जब वो आदमी अधमरा हो गया तब भी क्राउड का गुस्सा शांत नहीं हुआ। आखिर में उसको जिंदा जला दिया गया। यह सिर्फ मर्डर नहीं है, ये सिर्फ मैसेज है। हमारे एरिया में हमारा कानून चलेगा, कोर्ट या स्टेट के कानून बेकार हैं। साइकोलॉजी सिंपल है। भीड़ ने दीपू को इंसान समझना बंद कर दिया था। रेडिकल आइडियोलॉजी ने हिंदूज़ को इंसान से ज़्यादा दुश्मन या कीड़ा बना दिया है। मॉब को यकीन है कि उनको कोई पकड़ने नहीं आएगा। पुलिस या तो चली जाएगी या तमाशा देखेगी। और ये मैसेज बाकी हिंदूज़ के लिए और बाकी माइनॉरिटीज़ के लिए भी क्लियर है। अगर तुमने आवाज़ उठाई या यहाँ इज्जत के साथ रहने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम भी ऐसा ही हो सकता है। ये डर पैदा करने की एथनिक क्लिनजिंग जैसी आतंकवादी टैक्टिक है। अब बात करते हैं दूसरे केस की, उस्मान हैदी। ये रिलीजियस ब्लास्फेमी वाला पैटर्न से अलग था। यहाँ धर्म नहीं, पावर और एरिया डोमिनेंस की लड़ाई ज़्यादा दिखाई देती थी। शेख हसीना के जाने के बाद यूनिवर्सिटी कैंपसेस, हॉस्टल्स, लोकलिटीज़ में नया पावर स्ट्रगल शुरू हुआ। स्टूडेंट फैक्शंस जैसे कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन वाले असली एक्टिविस्ट, कुछ बीएनपी के छात्र दल, कुछ जमात के इस्लामी छात्र शिविर, सब अपना अपना एरिया कैप्चर करने की फिराक में थे। इन सब के बीच में प्रोटेक्शन मनी जैसे कि चंदा, हॉस्टल सीट्स, पॉलिटिक्स, रैलीज़ की कमांड, सब पर झगड़ा था। उस्मान हैदी किसी एक फैक्शन का स्ट्रॉन्ग एक्टिविस्ट था। वो या तो किसी पावर स्ट्रगल गैंग के रास्ते में का कांटा बन गया था, या किसी इलीगल एक्टिविटी जैसे कि फोर्स्ड डोनेशन, करप्शंस के खिलाफ खड़ा हो गया था। पैटर्न एकदम अलग था, उसको पहले से मार्क किया गया। अटैक रैंडम एंग्री मॉब वाला नहीं था जो हिंदूज़ के या माइनॉरिटीज़ के खिलाफ यूज़ होता है। यहाँ एक ट्रेंड आर्म्ड लोगों का काम था, सीधा गोली मारकर हटा दिया गया। यानी दीपू के केस में जज भीड़ थी और उस्मान के केस में जज बंदूक। दोनों मिलकर ये दिखाते हैं कि स्टेट मशीनरी गायब है, जस्टिस कोर्ट में नहीं सड़क पर हो रहा है। एक्सपर्ट इसको कहते हैं कि जब जस्टिस सिस्टम सड़क और भीड़ के हाथ में चला जाए तो यह सिविल वॉर की रिहर्सल होती है। बांग्लादेश उस डेंजरस लाइन के बहुत करीब चल रहा है, और नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस इस सब के बीच में एक इम्पोर्टेंट नज़र आ रहे हैं। उनकी नाक के नीचे एक लड़के को जिंदा जला दिया गया, दूसरे को गोली मार दी जाती है, और सरकार कुछ नहीं कर पाती। दुनिया के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स जिन्होंने नॉर्मली ऐसे केसेस पर बहुत आवाज़ उठाई है, अभी लार्जली चुप है। अब बात करते हैं ग्लोबल प्लेयर्स की। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। यूनुस उनका फेवरेट है, नोबेल लॉरेट है, डेवलपमेंट आइकन है, और वेस्टर्न नेटवर्क इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हसीना के रिफ्यूज़ल के बाद सेंट मार्टिन आइलैंड के इशू पर यूएस का इंटरेस्ट और भी एक्यूट हो गया है। बात करें कोटा प्रोटेस्ट की, ह्यूमन राइट्स नैरेटिव बिल्ड करने की, आर्मी जनरल्स पर सैंक्शंस का थ्रेट लगाने की, ये सब मिलकर अमेरिका ने एक ऐसा माहौल बनाया जहाँ से हसीना पॉलिटिकली आइसोलेट हो गई। दूसरी बात करते हैं पाकिस्तान की। इसमें डायरेक्ट रेजिम चेंज का मास्टरमाइंड ही पाकिस्तान नहीं है, लेकिन आग में घी डालने वाला काम पाकिस्तान का ज़रूर है। यहाँ पर जमात इस्लामी ग्रुप हो, हिफाजत ग्रुप हो, छात्र शिविर जैसे
छात्र शिविर जैसे नेटवर्क के जरिए आईएसआई ने प्रोटेस्ट में रेडिकल कलर और वायलेंट एज ऐड किया। उनका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव सिंपल है, हसीना जैसे प्रो इंडियन लीडर को हटाकर ऐसी सरकार लाना जो इंडिया के लिए हॉस्टाइल हो। तीसरी बात करते हैं चाइना की। हसीना के दौरान बहुत प्रोजेक्ट्स, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, ब्रिजेस, सब पर इन्वेस्टेड किया चाइना ने। रजीम चेंज के टाइम पर ओपनली डिफेंड नहीं किया, लेकिन अब वो क्वाइटली यूनुस पर प्रेशर बना रहे हैं। अगर तुम ज़्यादा चाइना के कैंप में घुसोगे, सेंट मार्टिन जैसा स्टेप लोगे, तो हम इकोनॉमिक मिलिट्री टूल से काउंटर करेंगे। चाइना के पास बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ कंसेशन दे रखा है। अभी 98% प्रोडक्ट बांग्लादेश के जो है वो टैरिफ फ्री हैं चाइना के अंदर। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन दे रखा है चाइना ने, और डिफेंस इक्विपमेंट्स के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो सब चाइना से ही आते हैं बांग्लादेश में। अगर बांग्लादेश ने सेंट मार्टिन आइलैंड यूएस का बेस अलाउ किया वहाँ पर, तो चाइना म्यांमार की अराकन आर्मी जैसे रिबल ग्रुप्स को भी एक्टिव कर सकती है, जो बांग्लादेश में जो बॉर्डर रीजन है उनमें इंस्टेबिलिटी पैदा कर देगा और इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स रोक सकती है, जो ढाका की इकोनॉमी को चौक कर सकता है। इसलिए पॉसिबिलिटी ये लगती है कि यूनुस यूएस को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ लिमिटेड लॉजिस्टिक्स एक्सेस दे सकते हैं, लेकिन फुल फ्लैश्ड यूएस बेस सेंट मार्टिन पर देना बहुत पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव होगा, जिसे चाइना वायलेंट काउंटर कर सकता है। रिजल्ट ये निकलता है कि बांग्लादेश एक प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड बन सकता है, जहां फाइट अमेरिका वर्सेस चाइना की हो और मार खाएंगे आम लोग। बात करते हैं इंडिया के रोल की। दोस्ती, मजबूरी और अब वेट एंड वॉच की पॉलिसी। शेख हसीना के टाइम पर जो 15 साल चले वो इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के लिए गोल्डन एरा थे। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को क्रश करना, ट्रेड, ट्रांजिट, एनर्जी कोऑपरेशन, एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स को बांग्लादेश की ज़मीन से हटा देना, ये सब शेख हसीना के टाइम पे एकदम स्मूथली चल रहा था। लेकिन अब समझिए कि ये सब एक रिवर्स गियर में चला गया है। इंडिया का ट्रस्ट मोहम्मद यूनुस पर कम है। दिल्ली को लगता है यूनुस ज़्यादा अमेरिका के कैंप में है। ग्राउंड पर स्ट्रांग होने वाली फोर्सेस जैसे कि बीएनपी, जमात, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन या तो प्रो पाकिस्तानी है या एंटी इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक कंसर्न है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक्स भी कहते हैं। 20-22 किलोमीटर का पतला सा रास्ता जो मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, ऊपर चाइना और नीचे बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश ओपनली एंटी इंडिया हो जाए, पाकिस्तान की वहाँ आईएसआई नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स को फिर से सेफ हेवंस दे सकती है, या कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो बन सकता है, तो इस कॉरिडोर पर इनॉर्मस प्रेशर आ जाता है। ऑलरेडी कई बायलैटरल प्रोडक्ट्स होल्ड पर हैं, वीज़ा रेजिम स्ट्रिक्ट हो चुकी है, ट्रेड पर फ्रिक्शंस हो चुके हैं, पावर डील्स जैसे कि अदानी पावर प्रोजेक्ट्स, इन पर सब पर कंट्रोवर्सी चल रही है। इंडिया के लिए एक जेन्युइन जियोपॉलिटिकल नाइटमेयर है, क्योंकि पड़ोस में आग लगी हुई है और धुआं इंडिया की बाउंड्री तक आ चुका है। इंडिया ने पिछले 15 साल अपने ऑलमोस्ट सारे स्ट्रेटेजिक एग्स एक ही बास्केट में रखे हुए थे, वो थी शेख हसीना। इसलिए इंडिया ने बीएनपी, जमात, बाकी ऑपोजिशन के साथ डेप्थ टाइज नहीं बनाए। जब से हसीना गई है तो इंडिया के पास बांग्लादेश की नई पावर स्ट्रक्चर में कोई नेचुरल फ्रेंड नहीं बचा। आज शेख हसीना इंडिया की प्रोटेक्शन में है, दिल्ली के पास हाई सिक्योरिटी सेफ हाउस में है। बांग्लादेश उनको वापस लाना चाहता है ट्रायल के नाम पर, लेकिन इंडिया ने सीधा मना कर दिया है। बॉर्डर पर बीएसएफ अलर्ट पर है। इलीगल इमिग्रेशन हो, रिफ्यूजीज, रेडिकल्स, सब खतरे देखते हुए बॉर्डर को टाइट कर दिया गया है। पब्लिक स्टेटमेंट्स में इंडिया सॉफ्ट टोन रखा हुआ है ताकि इंडिया आउट सेंटीमेंट और ना भड़के, लेकिन बैक चैनल्स में दिल्ली यूनुस और आर्मी से बात कर रहा है कि तुम्हारे इंटरनल गेम्स तुम्हारा, लेकिन हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, चिकन नेक्स कॉरिडोर, टेरर कैंप्स, ये रेड लाइन है, इनको क्रॉस नहीं करना है। हाल ही में खालिदा जिया की डेथ के बाद एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर वहाँ कंडोलेंसेस के लिए गए। इंडिया की सबसे बड़ी मजबूरी है, अगर वो ओपनली यूनुस या स्टूडेंट्स के खिलाफ बोलते हैं तो बांग्लादेश में एंटी इंडिया नैरेटिव और स्ट्रांग हो जाएगा। अगर वो ज़्यादा एग्रेसिव बॉर्डर स्टैंस लेता है तो वहाँ के हिंदूज़ और ज़्यादा वल्नरेबल हो सकते हैं। रेडिकल्स उनको इंडिया का एजेंट्स कहकर टारगेट करेंगे। इसलिए इंडिया का करंट मोड है हाई टेंशन, लो नॉइज़, वेट एंड वॉच, अपने बॉर्डर को सिक्योर करना, हसीना को सेफ रखना और देखना ये है कि इंटरनल सेटअप कितना टिकता है। यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लैरिटी है कि इंडिया जैसा देश टूटने वाला नहीं है।
कोई बांग्लादेश या चाइना आके नॉर्थ ईस्ट को आसानी से अलग नहीं कर सकता, ये हम सब जानते हैं। लेकिन थ्रेट या सेपरेशन का कम है, ब्लीडिंग का ज़्यादा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ 20-22 किलोमीटर का चौड़ा रास्ता है। ऊपर चाइना, भूटान, नेपाल, नीचे बांग्लादेश। इसी रास्ते से रेल, रोड, पाइपलाइन सब नॉर्थ ईस्ट को रेस्ट ऑफ इंडिया से जोड़ते हैं। अगर चाइना का साथ कोई कन्फ्लिक्ट हो, बांग्लादेश इंडिया हॉस्टाइल रेजिम को कंट्रोल में हो, पाकिस्तान की आईएसआई बांग्लादेश के द्वारा नॉर्थ ईस्ट के पुराने इंसर्जेंट्स को फिर से एक्टिव करें, तो ये दोनों मिलकर इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चोक करने की कोशिश कर सकते हैं और उससे सप्लाई लाइन डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे कि हिस्ट्री में देखते हैं कि 2009 से पहले उल्फा, NSCN जैसे ग्रुप्स बांग्लादेश के अंदर सेफ हाउस यूज़ करते थे, वहाँ से इंडिया में अटैक्स होते थे और फिर वापस वहाँ छुप जाते थे। हसीना ने आते ही ये सब कैंप्स तोड़ दिए और लीडर्स इंडिया को हैंड ओवर कर दिए, जैसे कि उल्फा के लीडर्स और NSCN के जो लीडर्स थे वो इंडिया को हैंड ओवर कर दिए। अगर कल को BNP जमात टाइप लोग वापस आते हैं, इस ISI वहाँ फिर से अपना टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकती है। नॉर्थ ईस्ट में फिर से इंजर्जेंसी, बॉम्ब ब्लास्ट, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग का साइकिल शुरू हो सकता है। साथ ही इंडिया नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए जो प्रोजेक्ट बांग्लादेश के थ्रू बना रही थी, शॉर्टर रोड्स, शॉर्टर रेल रूट्स, वो पॉलिटिकल रीजन से रोल ब्लैक हो सकते हैं। डेवलपमेंट स्लो, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हाईली और लोकल नाराज़गी हाई हो सकती है। लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए हेडेक है। तो इशू ये नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट छीन लिया जाएगा, इशू ये है कि इंडिया को वहाँ शांति रखने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए 10 गुना से ज़्यादा रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे। एक 2 फ्रंट स्टाइल प्रेशर, ऊपर चाइना, नीचे बांग्लादेश, कांस्टेंट टेंशन बन सकती है। अगर आप फाइनल पिक्चर की बात करें तो अब देखिए पूरे देश को ऊपर से देखिए। ऊपर से दिख रहा है स्टूडेंट्स की क्रांति, डिक्टेटर के खिलाफ अपराइजिंग और नया लोकतंत्र। लेकिन नीचे से दिख रहा है शेख हसीना का ट्रॉमा और अथॉरिटेरियन टर्न। 1971 से चलती हुई जमात वर्सेस मुजीब की आइडियोलॉजिकल लड़ाई, BNP का पावर हंगर, जमात, हिफाजत, JMB जैसे रेडिकल ग्रुप्स का अपॉर्चुनिटिज्म, अमेरिका का सेंट मार्टिन और चाइना को घेरने का स्ट्रेटेजिक गेम, पाकिस्तान का ISI का प्रॉक्सी वार, चाइना का इकोनॉमिक और सिक्योरिटी काउंटर प्रेशर और सबके बीच में एक वीक नोबल लॉरेट PM मोहम्मद यूनुस। इसी चक्की में दीपू दास जैसे हिंदूज पीछे जा रहे हैं, उस्मान हादी जैसे मुस्लिम स्टूडेंट्स पीछे जा रहे हैं और कॉमन बांग्लादेशी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी बचा नहीं पा रहा है। बांग्लादेश आज सच में एक आइडेंटिटी क्राइसिस और स्टेट कैपेसिटी क्राइसिस के बीच में लटका हुआ है। क्या वो एक इंक्लूसिव सेकुलर डेमोक्रेसी बनेगा या धीरे धीरे एक रेडिकल फैक्शन रिटर्न प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड बन पाएगा? और इंडिया के लिए सिर्फ न्यूज़ का टॉपिक नहीं है, ये एक रियल सिक्योरिटी चैलेंज है, क्योंकि पड़ोस में आग लगी है तो उसकी आँच से बचना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए मेरी अगली वीडियो का। अगली वीडियो होगी USA का वेनेजुएला पे अटैक। तब तक के लिए सेफ रहिए, ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।